नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और मैं वॉलंटियर करता हूँ लंग कनेक्ट के साथ में। और यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बहुत सारी बातें करते हैं लंग कैंसर से जुड़ी हुई, और काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट को हम लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जो जनरल क्वेरीज है उसको डीमिस्टिफाई किया जा सके या उस पर क्लैरिटी ला सके। आज आई एम ग्लैड एंड फॉर्चुनेट टू हैव डॉक्टर नवनीत सिंह फ्रॉम चंडीगढ़। डॉक्टर साहब एक साइंटिस्ट हैं और बहुत सारा काम करते हैं लंग कैंसर में और लंग पे। सर, बहुत सारी एवोल्यूशंस हुई हैं अभी पिछले कुछ सालों में, मैं कह सकता हूँ कि एक दशक में। और काफ़ी सारी चीज़ें नई सुनने में आती हैं। लंग कैंसर के शायद टाइप्स बदल गए हैं, तो कुछ नया टाइप जो है एल्क हमको सुनाई देता है। तो वो एल्क क्या चीज़ है और कैसे होता है, किनको होता है, उसके बारे में अगर हमें कुछ बता सकें तो। थैंक यू जी। सो मैं अपना बैकग्राउंड दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर नवनीत सिंह है। आई एम अ प्रोफेसर ऑफ पल्मनरी मेडिसिन और मैं लंग कैंसर क्लिनिक PGI MER चंडीगढ़ का इंचार्ज हूं। सो लंग कैंसर जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी कैंसर रिलेटेड डेथ्स है उसका सबसे कॉमन कॉज है। एंड जो मेल्स होते हैं उसमें अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर्स है। ठीक है, अब इसका जो बर्डन अगर आप समझना चाहें तो आप समझिए कि हर मिनट में 3 लोग इससे डायग्नोज होते हैं। ठीक है, एंड इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो 85% के आसपास है। मतलब 100 अगर लंग कैंसर के मरीज हैं तो 85 की डेथ लंग कैंसर से ही होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी न्यूज़ आई है और ये है डिस्कवरी ऑफ जिसको हम जेनेटिक टारगेट्स कहते हैं। सो जो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ लंग कैंसर है वो है लंग एडिनोकार्सिनोमा। और लंग एडिनोकार्सिनोमा में ये टारगेट्स आमतौर पे पाए जाते हैं। तो EGFR है वो सबसे कॉमन टारगेट है, वो ऑलमोस्ट 30% ऑफ एडिनोकार्सिनोमास में मिलता है। उससे जो नेक्स्ट कॉमन है वो है एल्क या ALK, वो अराउंड 10% में पाया जाता है। और ये पेशेंट्स को पता होना चाहिए, उनके फैमिलीज़ को पता होना चाहिए, उनके केयर गिवर्स को पता होना चाहिए, और जो उनको ट्रीट करे डॉक्टर्स उनको तो पता ही होना चाहिए कि अगर कोई लंग कैंसर का पेशेंट डायग्नोज हुआ है और उसका टाइप एडिनोकार्सिनोमा है या उसमें स्मोकिंग की बिल्कुल हिस्ट्री नहीं है या बिल्कुल थोड़ी सी हिस्ट्री है, तो EGFR और एल्क तो टेस्ट होना ही चाहिए। अमेजिंग। डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने बताया कि एल्क एक तरह का म्यूटेशन है, तो ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है और उसके लिए क्या मतलब कुछ दवाइयाँ हैं और कैसी हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं इसमें? तो जस्ट एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, जो EGFR है वो तो म्यूटेशन होती है, लेकिन जो एल्क होती है ALK, उसको हम एक्चुअली कहते हैं फ्यूजन। सो एल्क फ्यूजन जैसे मैंने बोला अराउंड 10% ऑफ एडिनोकार्सिनोमा में मिलती है। अगर ये एल्क पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, एल्क टेस्टिंग भी बहुत सिंपल है, वो पैथोलॉजी के जो हमारे कोलीग्स होते हैं वो इम्यूनोकेमिस्ट्री से कर सकते हैं। एंड अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए तो इसकी इम्प्लीकेशन सबसे बड़ी यही है कि जो पेशेंट्स जिनका डिज़ीज़ एडवांस्ड है, जिसमें सर्जरी नहीं हो सकती, उनको कीमोथेरेपी के बदले में ओरल ड्रग्स जिनको हम एल्क इनिबिटर्स कहते हैं उसको पे डाला जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो एल्क की दवाइयाँ हैं, एल्क इनिबिटर्स, वो कीमोथेरेपी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, कीमोथेरेपी से बेटर टॉलरेट होती हैं, एंड इससे ना कि पेशेंट्स की सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है, उनका सर्वाइवल भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। अमेजिंग। सर, एक लंग कैंसर में स्पेशली जो मैंने एक ट्रेंड थोड़ा बहुत जो देखा है, सुना है, वो ये है कि डिसीज़ जो है प्रोग्रेस करती है। सो जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट अगर एल्क पे आया, उसकी डिसीज़ प्रोग्रेस हुई या कुछ और समस्या होती है, तो क्या इसके आगे कोई समाधान है? और बिल्कुल। सो जो एल्क की जो दवाइयाँ हैं वो बेसिकली 3 जनरेशन्स की हैं आजकल। सो एक फर्स्ट जनरेशन एल्क दवाई है, फिर सेकंड जनरेशन एल्क दवाइयाँ तो 3-4 हैं, और थर्ड जनरेशन एल्क दवाई भी आ गई है। सो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि पेशेंट को जब एल्क डायग्नोज हो गया तो उसको फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट टाइप की एल्क इनिबिटर पे डाला, जब डिज़ीज़ प्रोग्रेस हुई उसके बाद सेकंड जनरेशन पे डाला, एंड उसके बाद थर्ड जनरेशन पे डाला। इनफैक्ट डेटा पब्लिश हुआ है वर्ल्ड ओवर के जो मेटास्टैटिक या वाइड स्प्रेड लंग कैंसर होता है उसमें एवरेज सर्वाइवल जो नॉर्मली अराउंड अ ईयर होता था,
एल्क पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए मल्टीपल टाइम्स एल्क इनहिबिटर देने से इट क्रॉस्ड 6 years. वाओ, दैट्स अमेजिंग। Yes, it is. डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा आपसे है आउट ऑफ क्यूरोसिटी की, क्योंकि देखिए जब हम कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं या एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उसकी एक कीमत हमें चुकानी पड़ती है। सो ये क्योंकि आपने जैसे बताया कि इतना मतलब 6 साल का अगर सर्वाइवल बढ़ गया तो आई एम श्योर ये दवाई महंगी ही होंगी। तो क्या ये जब शुरू हुई थी तब कितनी महंगी थी और आज क्या इनका स्टेटस है, और आने वाले समय में आप क्या देखते हैं कि कितना एक्सेसिबल हो पाएंगी ये कैंसर पेशेंट्स को? सो महंगी तो डेफिनेटली है। सो जब फर्स्ट एल्क दवाई आई थी तब आई थिंक उसकी कॉस्ट वाज मोर देन 1 लाख पर मंथ। अभी वो वाली दवाई की कीमत इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पर मंथ, बट 50,000 पर मंथ भी बहुत सारे पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा सम होता है। ठीक है, एज ऑफ नाउ कोई भी एल्क इनहिबिटर कोई भी इंडियन कंपनी नहीं बनाती है। सो जो भी 4-5 एल्क इनहिबिटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सारे ही वो कंपनीज़ हैं जो जिनका बेस आउटसाइड इंडिया होता है और वो इंडिया में मार्केट करती हैं। सो कुछ मेडिसिन उसमें से अभी भी 1 लाख से ऊपर की हैं पर मंथ, कुछ उससे कम हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट तो यही है और कि ये जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा एल्क पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए अफोर्डेबल हो। इसके लिए एफर्ट चाहिए बिटवीन गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, ये जो कंपनीज विच मेक देम, एंड पेशेंट्स के एडवोकेसी ग्रुप्स एंड एनजीओज, ये सारे मिल के इसकी प्राइसिंग ऐसा बनाए ताकि कोई भी एल्क पॉजिटिव पेशेंट एल्क इनहिबिटर के बेनिफिट से बांझा ना रह जाए। अमेजिंग। सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू डॉक्टर साहब, लेकिन इट हैज़ क्रिएटेड अनदर क्यूरियोसिटी इन मी कि इस एल का, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मतलब इतना अच्छा समाधान है इसमें, तो इसके परसेंटेज क्या है, मतलब क्या नंबर्स हैं इसके, इंसिडेंसेस प्रेवलेंसेस क्या है हमारे देश में? सो जैसे मैंने बोला अप्रॉक्सीमेटली 10% जो लंग एडिनोकार्सिनोमा पेशेंट्स हैं उसमें ये एल्क पॉजिटिव आता है, और आप ये समझिए कि 30% EGFR है। सो ये दोनों नॉर्मली इकट्ठे कभी नहीं होते। अगर आप जो टेस्टिंग है उनमें रिस्ट्रिक्ट करें जिनकी कोई स्मोकिंग हिस्ट्री नहीं है, जैसे लेडीज़ होती हैं या यंग लोग होते हैं जिनमें कोई स्मोकिंग नहीं है, तो ये परसेंटेज एक्चुअली बढ़ जाती है। सो वो 30% EGFR के बदले में वो अप्रॉक्सीमेटली 45% हो जाती है, और ये 10% के बदले में अप्रॉक्सीमेटली 15% हो जाती है, विच मीन्स के 1 आउट ऑफ 2 में कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधी ओरल दवाई दे सकते हैं। पर इसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है कि ये टेस्ट करना है, और टेस्ट होने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी चाहिए। टिश्यू को चाहे जिस हॉस्पिटल में टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है वो दूसरे हॉस्पिटल में भेजना पड़े, दूसरे लैब में भेजना पड़े, वो ज़रूरी है। बिकॉज जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक पता नहीं होगा कि ऐसी चीज़ पॉजिटिव है, और जब तक पता नहीं है कि पॉजिटिव नहीं है तब तक वो दवाई नहीं दी जा सकती, और अगर दवाई ना दी गई तो बेनिफिट नहीं आएगा। सो ये सबको पता होना चाहिए, जो भी कोई डॉक्टर लंग कैंसर डायग्नोज कर रहा है या ट्रीट कर रहा है, जो पेशेंट्स खुद हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके केयर गिवर्स हैं, सबको पता होना चाहिए। और इवन जो पैथोलॉजिस्ट्स हैं कि भाई लंग एडिनोकार्सिनोमा लिखा गया है तो EGFR AL के तो मिनिमम टेस्ट होना ही है, बाकी और भी 9-10 चीज़ें और हैं जो टेस्ट होनी चाहिए, बट ये तो बेयर मिनिमम है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर नवनीत सिंह। आप मुझे सुन रहे थे डॉक्टर नवनीत सिंह के साथ, पल्मोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साहब PGI चंडीगढ़ से, और मैं हूँ विवेक शर्मा, ओनली ऑन लंग कनेक्ट। थैंक यू सो मच।